हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो? देखो अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, आज चलेगा अपना लेक्चर नंबर 2। ओके, पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने पढ़ा था द्रव्य की प्रकृति एवं द्रव्य के प्रकार, है ना। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है ना। नेचर ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर, द्रव्य की प्रकृति एवं द्रव्य के प्रकार। तो द्रव्य क्या होता है? देखो पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, वह पदार्थ जो स्थान घेरता है तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान पाया जाता है, वह जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। बेटा द्रव्य को अपन ने दो भागों में बांटा था। एक तो भौतिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण एवं रासायनिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो आज पढ़ेंगे अपन द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो अपन ने बेटा कल के लेक्चर में द्रव्य को दो भागों में बांटा था। एक तो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर और एक रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। तो देखो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। एक तो है भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, भौतिक वर्गीकरण के आधार पर, और एक है रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर। ओके, देखो भौतिक वर्गीकरण के आधार पर बेटा द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। ओके, अवस्था के आधार पर भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत अवस्था के आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस जिसको अपन सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसको अपन लिक्विड कहते हैं, और गैस। ठीक है, गैस को बेटा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में गैस ही कहा जाता है। जो रासायनिक वर्गीकरण है, इसको संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो बेटा शुद्ध पदार्थ, ठीक है, एक तो है शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। ओके, अब मैं देखो इसको ऊपर लिख देता हूं। जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ को पुनः बेटा दो वर्गों में बांटा गया है, तत्व व यौगिक। अर्थात तत्व भी शुद्ध पदार्थ होता है और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है। देखो बेटा अच्छी तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो वीडियो लेक्चर को देख के अच्छी तरह नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अपने हेयर कॉपी बनाइए, ठीक है, और धीरे धीरे समझते हुए चलिए। कोई भी अपन नए काम में जब कदम रखते हैं तो थोड़ा सा वो कठिन प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो काम सरल होने लग जाता है। ठीक है, तो कोई कठिन नहीं है जीवन के अंदर, बस निरंतर चलते रहो, डेली कुछ न कुछ सीखते रहो बेटा, है ना। डेली का काम डेली करते रहो, कुछ भी जटिल नहीं है संसार के अंदर। ठीक है, डेली का वीडियो लेक्चर देखो और डेली नोट्स बनाओ, डेली का काम डेली करते चलो। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा, ठीक है। तो देखो
जो पदार्थ होता है बेटा, इस शुद्ध पदार्थ को मैं ऊपर लिख देता हूं। इस शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में बांटा गया है। एक तो है इसमें तत्व और दूसरा है यौगिक तत्व और दूसरा यौगिक कंपाउंड। एलिमेंट कहते हैं अपन तत्व को। देखो अंग्रेजी के वर्ड पर भी ध्यान दो बेटा। यौगिक को क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस। ओके, जो तत्व होते हैं बेटा, इन तत्वों को भी आगे जाकर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो है अपने धातु, अधातु और उपधातु। धातु जिसको मेटल कहते हैं अपन, और अधातु जिसको नॉन मेटल कहते हैं, और उपधातु जिसको सब मेटल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो तत्व बेटा तीन प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार जो यौगिक होते हैं, यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो बेटा होता है अकार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये दो प्रकार के यौगिक होते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब बचा बेटा अपना मिश्रण। देखो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है, एक तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यह है अपना मिश्रण। मिश्रण को कहते हैं बेटा अपन मिक्सचर। ठीक है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ओके, अब बेटा अपन इन सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखो तो अपन शुरू से चलते हैं। भौतिक आधार पर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक आधार पर द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, द्रव एवं गैस। तो अपन शुरू से चलते हैं। इस वर्गीकरण का जो चार्ट है इसको अच्छी तरह उतार लेना बेटा। अपन आगे चलते हैं हम। तो देखो भौतिक आधार पर बेटा द्रव्य को तीन भागों पर बांटा गया है। भौतिक आधार पर द्रव्य को निम्न तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ठोस, सॉलिड। तुम बेटा पिछली क्लासों में अध्ययन करके आए होंगे कि ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके
अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है तथा इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। ये सामान्यतया असंपीडित होते हैं, मतलब ठोसों को बेटा दबाया नहीं जा सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इनमें अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, मतलब ठोसों को जिस भी पात्र में रखेंगे अपन बेटा, एक पात्र का आकार ग्रहण नहीं करते हैं, तो इनका आकार व आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। इनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ओके, देखो ये बेटा असंपीडित प्रकृति के होते हैं, अर्थात ठोसों को अपन दबा नहीं सकते, ठोसों में दबने का गुण नहीं पाया जाता। तो अपन कह सकते हैं ये संपीडीय प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। ओके, ठोसों के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे बेटा, अगर अपन नॉर्मली देखें तो जैसे शक्कर है, अपने कॉपर सल्फेट है, साधारण नमक है, लवण जैसे कॉपर सल्फेट, साधारण नमक NaCl, ये क्या है, सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, शर्करा है, शक्कर भी हो सकती है, ये सब कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं बेटा, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड अवस्था आती है अपनी द्रव अवस्था। द्रव मतलब लिक्विड। देखो बेटा, द्रव क्या होते हैं, इनमें अवयवी कणों के मध्य जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वह ठोस की तुलना में कम पाया जाता है। ठीक है बेटा, इनका आयतन अनिश्चित होता है, आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है, अर्थात जिस पात्र में इनको रखा जाता है उसका ये आयतन ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ठोसों की तुलना में इनमें संपीड़ित होने की प्रवृत्ति थोड़ी बहुत पाई जाती है, जैसे तेल है, दूध है, अन्य प्रकार के द्रव हैं। ठीक है, तो ये द्रवों के एग्जांपल्स हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, द्रवों के अंतर्गत इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। ओके, इनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु आकृति निश्चित नहीं होती है। इनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकृति निश्चित नहीं होती, अर्थात इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है बेटा उसी पात्र का ये आकार ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इन्हें जिस पात्र में रखा जाता है
उसी पात्र का आकार, उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इनके अंतर जो सेकंड पॉइंट होगा बेटा वो ये होगा कि द्रवों में अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं, देखो ठोसों में अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों से मतलब होता है आयन हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है। ठोसों में अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान, सॉरी द्रवों में अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान ठोसों से तुलना में या ठोसों की तुलना में कम पाया जाता है, लेकिन गैसों की तुलना में अधिक पाया जाता है। मध्य की अवस्था होती है बेटा, तो अपन लिख सकते हैं द्रव में अवयवी कणों के मध्य द्रव में अवयवी कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल का मान, अंतर आणविक आकर्षण बल का मान ठोस से कम किंतु गैस की तुलना में अधिक होता है, किंतु गैस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, जैसे दूध, तेल, ठीक है, ये सभी क्या है द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, एल्कोहल, जल आदि, एल्कोहल, जल आदि। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट अपनी गैसीय अवस्था अर्थात गैस। गैस तो देखो जो गैस अवस्था होती है बेटा, ये द्रव की तीसरी अवस्था, सॉरी द्रव्य की तीसरी अवस्था होती है। गैसों का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। गैसों में संपीड़ितता का गुण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही विसरण का गुण भी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, अतः गैसों के जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं बेटा, वह दूर दूर तक विचरण करने के लिए स्वतंत्र पाए जाते हैं। तो गैस अवस्था क्या होती है, इस अवस्था में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, अतः गैसों के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अतः गैसों के अणु गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ओके, इनमें
संपीडितता का गुणधर्म का गुण ठोस एवं द्रव की तुलना में सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ओके, जो गैसें होती है बेटा, इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि गैसों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों अनिश्चित होते हैं। ओके, तो ये हो गया बेटा गैस। तो देखो, अपन इन गुणों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये पॉइंट से ध्यान रखना है तुम्हें। अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाए जाते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में पाए जाते हैं, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। ओके, फिर आता है संपीड्यता का गुणधर्म। संपीड्यता का मतलब बेटा दबने की प्रवृत्ति। सबसे अधिक मात्रा में किसे दबाया जा सकता है? गैसों को। तो सबसे अधिक संपीड्यता का गुण किसमें पाया जाएगा? गैस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम ठोस में। ओके, ये हो गया अंतराणिक आकर्षण, ये हो गया बेटा संपीड्यता का गुणधर्म। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। थर्ड पॉइंट है विसरण। विसरण का मतलब, जैसे मान लो अपन ने एक कमरे के कोने में अमोनिया गैस निकाली, तो वह अमोनिया गैस तुरंत बेटा संपूर्ण कमरे में फैल जाती है। तो गैसों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने के गुण को ही अपन विसरण कहते हैं। विसरण का गुण सर्वाधिक मात्रा में गैसों में पाया जाता है। तो विसरण का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? गैस में, उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ओके, ये तीनों ऑर्डर बेटा तुम्हें याद रखने हैं। अब देखो, अपन इनमें तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। अगर अपन बेटा एक पात्र लें और पात्र में ठोस को भर दें, तो तुम्हें पता है ठोसों के अणुओं के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाने के कारण बहुत कम रिक्त स्थान पाया जाता है। इट मीन्स ये मान लो बीकर है, ठीक है। इस बीकर में बेटा ये ठोस के कण भरे हुए हैं। ओके, ये है ठोस। अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होने के कारण रिक्त स्थान बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है अपना द्रव।
ये द्रव। तो द्रवों में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इनमें अवयवी कण थोड़े दूर दूर उपस्थित होते हैं। ओके, ये है द्रव। नेक्स्ट है अपना गैस। देखो, गैसों में अवयवी कण दूर दूर उपस्थित होते हैं क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान बहुत कम पाया जाता है। ओके, तो ये हो गया बेटा अपना ठोस, द्रव एवं गैस। ओके, देखो तुमने कभी सोचा होगा कि जनरली अपन देखने में तो कह देते हैं कि वाष्प अवस्था और गैस अवस्था एक ही होती है, लेकिन बेटा दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। देखो, गैस अवस्था क्या होती है और वाष्प अवस्था क्या होती है। देखो, जल की गैसीय अवस्था को अपन वाष्प कहते हैं, लेकिन अमोनिया की गैसीय अवस्था को अपन गैस ही कहते हैं। ऐसा द्रव जो कमरे के तापमान पर बेटा द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह अपन ऐसा कह सकते हैं, ऐसा पदार्थ जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है उसकी गैसीय अवस्था को अपन वाष्प कहते हैं। जैसे जल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, अतः इसकी गैसीय वाष्प को अपन क्या कहेंगे, अतः इसकी गैसीय अवस्था को अपन क्या कहेंगे, वाष्प। किंतु देखो, अमोनिया कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, अतः इसकी गैसीय अवस्था को अपन वाष्प नहीं कहेंगे, ठीक है, गैस ही कहेंगे। तो इसको ध्यान रखना है तुम्हें। देखो बेटा, ताप में परिवर्तन करके अपन इन तीनों प्रावस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात ठोस, द्रव एवं गैस को अपन अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। मान लो ये है अपना ठोस। ओके, ठोस को अपन ने ताप दिया बेटा, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, द्रव में। द्रव को फिर अपन ने गर्म किया, ताप दिया, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में। ठीक है, अगर गैस को बेटा अपन ने ठंडा किया तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, द्रव में। और द्रव को अपन ने फिर ठंडा किया तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, ठोस में। तो देखो, ताप में परिवर्तन करके अपन इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में अंतः परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ये तो हो गया था द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं अपन द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो बेटा अपन द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ पाएंगे। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, अब देखो बच्चों, आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते चलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि समय ऐसा है, इस समय का सदुपयोग कीजिए। कुछ समय पश्चात अपने जब इंस्टीट्यूट खुलेंगे तब फिर अपन आमने सामने होंगे। ओके, तो देखो, द्रव्य के रासायनिक वर्गीकरण को अपन बाद में पढ़ पाएंगे। आज का होमवर्क देखो बेटा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, द्रव्य की प्रकृति व वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। ओके, द्रव्य की प्रकृति व वर्गीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा अपना, ठोस, द्रव
गैस को अंतर आणविक आकर्षण बलों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कीजिए। ओके, आज का होमवर्क है बेटा, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस तुम्हें सोल्व करने हैं। आज अपन इतने पढ़ पाएंगे। ओके, थैंक यू।